वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है और लगभग सारी तैयारी हमने कंप्लीट कर ली है। और अब ये लास्ट में हम देख रहे हैं सीटेट 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में जाने से पहले मास्क लगा कर जाना ज़रूरी है, सेम ऐसे ही जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आया है वो देखकर जाना पूरा बहुत ज़रूरी होता है सीटेट में, क्योंकि वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सीटेट 2020 का ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, ये देखकर जाना बहुत ही ज़रूरी है लास्ट में, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर बिल्ड होगा, क्योंकि हमने सारी थ्योरी कंप्लीट की है और सारी चीज़ें अच्छे से देखी हैं। तो अब आप अपने आप को देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। तो ये सीटेट 2020 का पेपर सभी बच्चों को लास्ट में एक दिन पहले अपने एग्ज़ाम से ज़रूर देख कर जाना है, क्योंकि कल 16 है, कल को एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उसके बाद जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम होते जाएंगे वो सब ये सीटेट 2020 साइंस का पेपर ज़रूर देख कर जाएँ। इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ये तो देख कर जाना मैंडेटरी है लास्ट टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखेंगे पूरा अपना क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में बना सीटेट 2020 में, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन। निम्नलिखित में से मानवों में कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन है वो स्रावित करती है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल आप आंसर कर सकते थे। आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मस्तिष्क में होती है आपकी छोटी सी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ये मोर देन 9 टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट करती है। तो 2 से ज़्यादा जो हार्मोन सीक्रेट करेगी वो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। बाकी एड्रिनल तो जो होता है वो किडनी के ऊपर होता है और ये एडेनाइन हार्मोन जो है वो आपका सीक्रेट करती है। बाकी थायराइड भी जो है वो आपके मुख्यतः 2 टाइप के ही हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन ये 2 से अधिक पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना, और इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में बिल्कुल बन सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट और जो टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं उनमें मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी आपको कराया है, थोड़ा सा चेंज कर वहाँ पर मैंने कराने की कोशिश करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ याद रखें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है या जो सही नहीं है वो पूछ रहा है। एक दो गलती तो बच्चे एग्जाम में लास्ट टाइम में ये ज़रूर कर देते हैं। तो प्लीज़ बच्चा लोग ध्यान से आंखें मतलब बिल्कुल बढ़िया करके देख के अपना माइंड को कूल रख के देखिएगा कि क्या बोल रहा है, कि सही पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। क्योंकि आती हुई चीज़ गलत हो जाती है ना, तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो वो हमको बताना है। पहला कथन तो गलत हो गया, ऑल मेटल आर सॉलिड। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि जो मरकरी होती है वो सॉलिड होती नहीं है, तो ये बात तो गलत है। ये कह रहा है कि ऑल मेटल जो जितने भी धातु हैं वो ठोस हैं, ये बात गलत। मरकरी तो लिक्विड होती है। ऑल मेटल आर हार्ड, फिर से वही हम मरकरी का एग्जाम्पल ले लेंगे, वो हार्ड का होती है, वो तो सॉफ्ट होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी धातु जो होती हैं वो कठोर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन था ऑल नॉन मेटल आर गैसेज, ये भी गलत हो जाएगा। हमने थ्योरी में भी पढ़ा है जो ब्रोमीन होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, बाकी जो ऑक्सीजन है, जो गैसेज हैं ज़्यादातर वो नॉन मेटल में आती हैं, वो बात सही है। लेकिन सारे नॉन मेटल गैसेज हैं, ये बात गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो ब्रोमीन होती है उसे हम रेड लिक्विड बोलते हैं, तो वो तो लिक्विड स्टेट में हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है कि सभी अधातुएं गैस हैं, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब सीधा सा पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, बिल्कुल जो सभी अधातुएं होती हैं वो अतन्य होती हैं, मतलब उनमें डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, ये वाली बात सही है। डक्टाइल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम उसको पतले तार में खींच सकते हैं, ऐसा हमको धातुओं में देखने को मिलता है, नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलता। और ये बात बिल्कुल सही होगी, चाहे आपकी गैस हो चाहे आपकी लिक्विड हो, दोनों के दोनों में वहाँ पर डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो हम पूरा ये बोल सकते हैं कि ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना, इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन फिर बन सकता है। जो हमने थ्योरी पढ़ी थी 28 क्लास वाली, जिसमें हमने 31 टॉपिक पढ़े थे, तो उसमें स्टार्टिंग में ही हमने फाइबर टू फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर वाला चैप्टर करा है, वो ज़रूर देख कर जाएँ, वहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई आपका इस बार भी एग्जाम में बनेगा। वाई इज़ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। हमको पता है प्राकृतिक स्रोत से क्या प्राप्त कौन
से वुड पल्प से प्राप्त होता है, क्या ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, रेयॉन। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वाई एक ऐसा मैन मेड फाइबर है तो ये मानव निर्मित, लेकिन इसको नेचुरल सोर्स प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं, और वो प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, वो वुड का पल्प होता है। तो यहाँ पर वाई बताना था वो क्या है, तो वो हमारा रेयॉन है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से करे हैं, इनमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना फोर्स और प्रेशर वाले चैप्टर से, हम इसको बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लेइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स। अपने कमरे के फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जब रखा होता है तो कोई भी उसको खिसकाने के लिए हमको स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो स्टैटिक घर्षण की वजह से ही रुका हुआ है, उससे ज़्यादा अधिक बल लगाना होगा तभी वो वस्तु खिसक पाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो जो रेशमा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण से अधिक बल लगाना होगा। घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ को रोक कर रखना, तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है तभी तो वो बॉक्स जो है वो रुका हुआ है। लेकिन जो रेशमा है उसको उस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जो बॉक्स है वो खिसक पाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में पूछा गया, और सेम यही क्वेश्चन सीटेट वालों ने इस बार जो एग्जाम्पलर अपलोड किया है वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को उन्होंने डाला है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ इस तरह का आपको देखने को एग्जाम में इस बार भी मिल जाए। स्टडी द फ्लोइंग टेबल, नीचे दी गई तालिका का हमको यहाँ पर अध्ययन करना है और बताना है कि बेस्ट सूटेड डोमेस्टिक फ्यूल यहाँ पर कौन सा है, इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। अब आपको पता है घरेलू ईंधन में हम क्या प्रयोग करते हैं, या तो गाँव में क्या होते हैं, काऊ का डंग यूज़ करते हैं, है ना, वो जो उपले वगैरह होते हैं वो यूज़ की जाती है, या फिर हमारे घर में जो एलपीजी होती है। इसका मतलब डोमेस्टिक फ्यूल में या तो ये काऊ डंग की बात कर रहा है या ये एलपीजी की बात कर रहा है। और हमने पढ़ा है जो काऊ डंग होती है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये हमने वो जो था आपका कंबस्शन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ही लो होती है। और जब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है तो हमको पता है काऊ डंग हमारा लिक्विड स्टेट में तो होता नहीं है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये यहाँ पर बात काऊ डंग की नहीं हो रही, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एलपीजी की हो रही है। और अब हमको एलपीजी के बारे में ही यहाँ पर बताना था कि एलपीजी क्या है। एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो मॉडरेट होती है, हाई नहीं होती। हाई तो हमने पढ़ी है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आपकी हाइड्रोजन की होती है, वो हमने चार्ट जो पढ़ा था, तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। मॉडरेट हो जाएगी यहाँ पर एलपीजी की आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी स्टेट क्या होती है वो हमको पता है, गैस होती है। और इसका इग्निशन टेम्परेचर, जो ज्वलन ताप होता है, मतलब ज्वलन ताप क्या होता है, जैसे पेपर को हमने आग लगाई तो वो एकदम जल जाता है, तो मतलब उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। तो एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, अगर ज़्यादा कहेंगे तो पूरी रसोई में आग लग जाएगी। तो जो इग्निशन टेम्परेचर होता है एलपीजी का उसको हम मॉडरेट में ही रखेंगे। तो यहाँ पर किस ईंधन की बात हो रही है, एलपीजी जो है वो कौन सा ईंधन है, सी ईंधन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी करके क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं थी, बस सिंपल सा याद रखना था। बात हो रही है यहाँ पर एलपीजी की, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होता है, स्टेट उसकी गैस होती है, और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाई नहीं होगा। बच्चे यहाँ पर हाई सोचेंगे, अगर वो हाई होगा तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन जो एलपीजी होती है वो रसोई में होती है, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एकदम ही आग पकड़ लेती है। तो इग्निशन टेम्परेचर वहाँ पर हम मॉडरेट ही बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सी यहाँ पर क्या है, एलपीजी की जो बात है वो यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्जाम में पूछा गया बॉडी मूवमेंट वाले चैप्टर से था। तो देखते हैं किस तरह से मैचिंग करनी थी। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अप्रोच से आप मैचिंग करते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये दिखेगा, बी में हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है वो हमारी बोन्स ही होती हैं, हमारी अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। और हमको ऐसा एकमात्र ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है कि बी का 4 हो, तो सीधा सा आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाना था। तो इस तरह की अप्रोच प्लीज़ एग्जाम में रखें, बहुत ही कूल माइंड से अपना पेपर करें। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिकुड़न और शिथिलन होकर शरीर को गति कौन देती हैं, वो हमारी मसल्स देती हैं, पेशियां देती हैं। हार्ड स्ट्रक्चर वाला हो गया आपका, बोन हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बैंड, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। कंकाल का भाग जिसको झुकाया जा सकता है वो हमारा रिबकेज होता है, देखने में हड्डियां जैसे होते हैं लेकिन हड्डियों से मुलायम होते हैं, जैसे कान का ऊपरी हिस्सा, और जो नाक होती है उसके आगे वाला जो
टिप होती है उसको छू कर देखेंगे तो वो हड्डी जैसा फील आएगा, लेकिन वो कार्टिलेज है, वो आपकी उपास्थि है, कार्टिलेज है जिसको हम बैंड कर सकते हैं। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म एन एनक्लोजर, ये हमने बहुत ही अच्छे से थ्योरी में देखा था। जो हमारे वक्ष की अस्थि होती है और मेरुदंड को जोड़कर एक बक्से की रचना बनाती है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिबकेज होता है। 12 पेयर आपको बताए थे कि ये पीछे की बैकबोन है और ये आगे की आपकी चेस्ट बोन होती है, और इनको 12 इस तरह से पेयर करके ये जोड़ देती है और एक पूरा एक बॉक्स बन जाता है जिसको हम रिबकेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना। स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया रेफर टू एज, देखिए बहुत ही सिंपल था, आप हिंदी वाला देख लेते ना। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं प्लीज़ वो भी थोड़ा हिंदी थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि कभी कभी हिंदी वाले ऑप्शन से एकदम हो जाता है। जैसे यहाँ पर बोला किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज क्या होंगी, वो सीधी सी बात है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होंगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाना था, वो हमारा एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। जो स्पीसीज क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। जैसे एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो असम के काजीरंगा में ही पाया जाता है, तो वो क्या है, वो आपकी एंडेमिक स्पीसीज हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन या थोड़ा चेंज कर कर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। तो ये बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखें, थ्योरी में मेटल और नॉन मेटल जो कराया है चैप्टर वो अच्छे से देख कर जाएं। मेटल एक्स जो है वो डिस्प्लेस कर देता है मेटल वाई को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। धातु एक एक्स जो है वो धातु वाई को उसके लवण के विलयन में से उसको विस्थापित कर देता है। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें वाई पड़ा है किसी के साथ, लेकिन एक्स क्या कर देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। और एक्स उसको विस्थापित या डिस्प्लेस कब कर सकता है, जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये हमने पढ़ा है, तभी वो सॉल्यूशन में से दूसरे सब्सटेंस को निकाल सकता है। इट मीन्स यहाँ पर एक्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसी वजह से क्या कर रहा है, वो सॉल्यूशन में से वाई को निकाल पा रहा है। बट इसने एक बात और बोली, बट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक और सॉल्ट का सॉल्यूशन है जिसमें जेड है, एक्स वाई को तो निकाल देता है, लेकिन जो एक्स है वो जेड को नहीं निकाल पाता, उसको विस्थापित नहीं कर पाता। तो फिर हमको बताना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। देखिए ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि एक्स इसको निकाल देता है, क्योंकि एक्स ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एक्स जेड को नहीं निकाल पा रहा है। इसका मतलब जेड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनको अब इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपका लाइट वाले चैप्टर से आया और यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन 100% आना है। लाइट वाले चैप्टर से हमेशा से क्वेश्चन आया है, कभी कभी तो दो क्वेश्चन भी आए हैं। तो लाइट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ कर जाएं। लाइट रे from a object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of object? किसी बिंब के प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। देखिए कोई भी प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होते हैं, विस्तृत ढंग से परावर्तित तभी हो सकती हैं जब सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। जब रफ सरफेस होगा तो वो डिफ्यूज्ड होंगी, मतलब एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, कोई किरण इधर जाएगी, कोई रे इधर जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, कोई इधर जाएगी, इस तरह का कुछ हो जाएगा। तो हमको बताना है कि वहाँ पर हमको कैसी इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। देखिए जब वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी नहीं, डिफ्यूज़ हो रही हैं, कोई इधर जाएगी कोई उधर जाएगी, और वो किसी पॉइंट पर मिलेंगी नहीं, तो कोई इमेज वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नो इमेज विल बी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो एग्जाम में बना था, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। करेक्ट फिर से हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको सही कथन बताना है, कौन सा है यहाँ पर। लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच, हमने पढ़ा है कि जो फ्रिक्वेंसी और पिच है उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, आवृत्ति और तारत्व का डायरेक्ट संबंध होता है। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो याद रखेंगे पिच भी कमी होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर उल्टा बोल रहा है, तो ये वाली बात यहाँ पर गलत है और हमको सही कथन बताना है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हमने पढ़ा था जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो उसकी आवृत्ति पर नहीं, वो उसके आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। तो ये वाली पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल ये पॉइंट यहाँ पर सही है। जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं करती, क्योंकि ध्वनि को चाहिए मीडियम, माध्यम और निर्वात, जो वैक्यूम है वहाँ पर कोई
भी माध्यम मीडियम नहीं होता जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। बाकी फोर्थ ऑप्शन पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, बिल्कुल गलत। पिच जो है वो एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन नहीं होती, वो आयाम से निर्धारित नहीं होती। पिच आपकी फ्रिक्वेंसी से निर्धारित होती है, जबकि जो लाउडनेस होती है वो आयाम से निर्धारित होती है। तो फोर्थ पॉइंट भी गलत था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत के हीन चालक हैं वो हमको ऐसे द्रव का कॉम्बिनेशन बताना है। अब देखिए हमने पढ़ा है जो लेमन जूस होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, विनेगर भी गुड कंडक्टर होता है क्योंकि उनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम देखें तो विनेगर और लेमन जूस दे रखा है तो ये भी बाहर हो जाएगा। अब जो आंसर होना है वो या तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है या आपका थर्ड ऑप्शन है। तो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है टैप वाटर, और आपको पता होना चाहिए जो टैप वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाते हैं। तो वहाँ पर हम बोलेंगे टैप वाटर जो होता है, जो टोटी का जल होता है वो भैया विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बाहर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन रह जाना है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसमें जितने भी लिक्विड हैं, जितने भी द्रव हैं वो पुअर कंडक्टर हैं, विद्युत के हीन चालक हैं। चाहे आपका शैम्पू हो, ये बहुत ही टाइट होंगे, कठोर होंगे और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं करा पाएंगे। चाहे आपका वेजिटेबल ऑयल हो, चाहे आपका डिस्टिल्ड वाटर हो। हमने पढ़ा है आसुत जल जो होता है उसमें कोई भी मिनरल और लवण जो है वो नहीं होते, वो टैप वाटर से अलग होता है। वो आपका क्या होता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरी आइटम। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही है। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर, यहाँ पे कस लिखा है, 4 किलोमीटर दूर है। द मार्केट इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। शी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट। मतलब शुरू में जब वो जा रही होती है तो वो किस स्पीड से जा रही होती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड या चाल से गमन करती है। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिल जाती है और उससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। ऑन हर वे शी मीट हर फ्रेंड निखत एंड स्टॉप टू चैट हर फॉर 15 मिनट। 15 मिनट रुककर वो अपनी फ्रेंड से बात करती है। उसके बाद फ्रेंड चली जाती है और शी रिज्यूम हर जर्नी एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा की जो बची हुई यात्रा रह जाती है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से वो है शुरू करती है। और अब हमको क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ हर एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। यहाँ पर हमें उसकी यात्रा की औसत चाल बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर, 8, 10 या 4। देखिए जब भी मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है जो सीटेट 2020 में दिया गया था, ऐसा नहीं है हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन समझा था, तो बच्चों को बार बार इस क्वेश्चन में डाउट होता है। लेकिन इस बार मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन वाइज आपको यहाँ पर दे दिया है ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट खींचे और पूरा अच्छे से इसको बाद में भी समझ लें। देखिए जो टोटल डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में दिया था शुरू में, वो हमको बोला था, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि वो साइकिलिंग कर रही है मार्केट को, और जो मार्केट है उसके घर से वो क्वेश्चन में हमको पूरा बता दिया है वो कितना है, 4 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में आपसे लास्ट में एवरेज स्पीड पूछी थी, औसत चाल पूछी थी। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल दूरी बटे टोटल समय जो है वो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो अब हमको टोटल डिस्टेंस तो क्वेश्चन में दे दिया कि उसके घर से मार्केट की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको क्वेश्चन में पता है, लेकिन अब हमको टोटल टाइम ही निकालना है, तभी उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज स्पीड औसत चाल वो हम निकाल पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि शी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट, तो 10 मिनट के लिए वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से चलती है। तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि शुरू के 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर स्पीड कितनी थी उसकी,
12 थी और टाइम उसको कितना लगा, 10 मिनट में उसने कवर किया है। अब हम, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन थे वो सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे 10 मिनट को, तो 60 से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कट हो गया और 6 2 जा 12। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो कट करने के बाद है, यहाँ पर हमको क्या मिला कि उसने 10 मिनट में, जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, तो उसने कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी कवर की, उसने 2 किलोमीटर दूरी कवर कर ली। और हमको क्वेश्चन में पहले से ही पता था कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, जिसमें से उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 किलोमीटर जो है वो उसका बचा हुआ डिस्टेंस रह गया। अब क्या करती है, वो रास्ते में रुकती है और चैट विद हर फ्रेंड फॉर 15 मिनट, 15 मिनट रुक कर वो अपने दोस्त से बातें करने लगती है। तो उसको अभी हम छोड़ देंगे, लेकिन हमको वो समय काउंट करना होगा, क्योंकि उसको पूरा समय कितना लगा, शुरू में 10 मिनट लगे और बाद में 15 मिनट लगे, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से रुक कर बात की। उसके बाद क्या करती है, वो अपनी जो जर्नी है उसको फिर से शुरू करती है, लेकिन इस बार वो किस स्पीड से जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए, मैंने शुरू में कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना, 2 किलोमीटर, तो मेरा बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, 2 किलोमीटर। और वो बचे हुए डिस्टेंस को ही मैं कितनी स्पीड से कवर कर रही हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे लास्ट में टोटल टाइम ही चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूंगी फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाता है, टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्वेश्चन में मुझे पता है कि बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया है, 2 रह गया है, और स्पीड किस स्पीड से जा रही है, वो 8 से जा रही है। तो मैंने क्या करा, 2/8 कर दिया, और इसको कट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अभी ये जो 1/4 है ना, ये आर में है, ये घंटे में है। अब इसको मिनट में कवर करने के लिए हमने इसकी मल्टीप्लाई 60 से भी कर दी है, और जब आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कट करने के बाद ये आ जाएगा 15 मिनट। इसका मतलब शुरू के 10 मिनट वो चली 2 किलोमीटर, उसके बाद उसने 15 मिनट अपने फ्रेंड से बात की, उसके बाद बचा हुआ जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उसने कितने समय में कवर कर लिया, 15 मिनट में उसको कवर कर लिया। और इस तरह से पूरा वो घर से मार्केट जो है उसने इस तरह से इतना टाइम उसने कंज्यूम किया। तो अब यहाँ पर हम टोटल टाइम जो है वो बता सकते हैं कितना हो गया है। शुरू में उसको कितना टाइम लगा था, 10 मिनट, 15 मिनट रुककर उसने अपने फ्रेंड से बात की, और बाद में जो डिस्टेंस लगा वो, सॉरी, जो टाइम लगा वो हमने निकाल लिया, वो भी कितना था, 15 मिनट। तो कुल मिलाकर उसका जो टोटल समय लगा है मार्केट तक घर से लेके, तो वो हो गया उसका 40 मिनट। अब हमको टोटल टाइम भी पता है और टोटल डिस्टेंस तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया था। अब इस मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पहली बात तो हमें इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, लास्ट में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 4, और टोटल टाइम कितना है आपका 40। अब जैसा कि मैंने बोला, इसको हमें आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कट गया और ये 4 से 4 कट गया, और लास्ट में जो आपकी एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई है, 6 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2020 में बना था, और बहुत ही बेहतरीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन में केमिकल चेंजेस होना चाहिए। केमिकल चेंज में कोई ना कोई नया सब्सटेंस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन होगी। अब देखिए, पहले ऑप्शन में यहाँ पर बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना क्या है, सिर्फ उसकी स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पानी जो है बॉयल होकर क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो वहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई केमिकल चेंज है, तो ये वाला ऑप्शन तो बाहर हो जाना है। सेम ऐसे ही अगर मैं सेकंड ऑप्शन में देखती हूँ, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन अ वाटर, तो यहाँ पर भी कोई आपको केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फिर से भाप करेंगे तो आपका जो सॉल्ट है वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिर से यहाँ आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया। इसका मतलब जो आंसर है जिसमें सारे के सारे ऑप्शन में हमको केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग का लगना, बिल्कुल मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है आयरन के ऊपर। बर्निंग ऑफ पेपर, बिल्कुल पेपर जब जल जाता है तो वो ऐश में परिवर्तित हो जाता है, तो बिल्कुल केमिकल चेंज है। ऐसे ही डाइजेशन ऑफ फूड, फूड भी अपना अदर सब्सटेंस अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, रिएक्शन होती हैं। तो तीनों के तीनों क्या हैं, आपके केमिकल चेंज है। बाकी जो ऊपर के ऑप्शन में थे उनमें कहीं ना कहीं फिजिकल चेंजेस भी थे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये आपके सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाले चैप्टर से है, क्लास 6 में हमने पढ़ा था। लवण और जल को अलग करने के लिए कौन सी यहाँ पर प्रक्रिया सहायक नहीं होगी, ये हमको बताना है। देखिए, बॉइलिंग के थ्रू तो बिल्कुल सॉल्ट और वाटर को अलग करा जा सकता है, पानी जो है वो भाप बन जाएगा और सॉल्ट जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। डिस्टिलेशन में भी बॉइलिंग ही होती है अलग अलग टेम्परेचर पर, तो ये भी बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा। देखिए, डिकेंटेशन क्या होता है कि पानी में कोई भी सब्सटेंस है वो नीचे थोड़ा सा बैठ जाएगा और फिर हम उसको किसी और दूसरे कंटेनर में कर लेंगे। देखिए, जब आप सॉल्ट को तुरंत डालेंगे ना, तो और वो क्या होता है, एकदम से घुलता नहीं है, वो जाके नीचे बैठ जाता है थोड़ा सा, तो उसी बीच में आप क्या कर सकते हैं, पानी को वहाँ से अलग कर सकते हैं। तो डिकेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है, बट फिल्ट्रेशन के थ्रू तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जब पानी और सॉल्ट है तो सॉल्ट जो है वो लगभग घुल सा जाएगा और उसके महीन कण बन जाएंगे, जो फिल्टर पेपर के थ्रू वहाँ पर आप अलग नहीं कर पाएंगे। चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, और सीटेट वालों ने भी ऑप्शन नंबर सेकंड को ही सही माना है। जो फिल्ट्रेशन है उसके थ्रू आप सॉल्ट और वाटर को अलग नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना, Which of the following properties of light can be used to explain the phenomenon of shadow formation? नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुण धर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना में किया जाता है। देखिए, छाया जो शेडो है वो कब बनती है, जब लाइट फॉल कर रही होती है और बीच में कोई ओपेक है ना, जो अपारदर्शी सब्सटेंस है वो बीच में आ जाता है, तो क्या होता है, उस अपारदर्शी सब्सटेंस की नीचे रखे हुए किसी पृष्ठ पर छाया बन जाती है, शेडो बन जाती है। तो शेडो के लिए एक लाइट होती है और एक ओपेक सब्सटेंस होता है, और कहीं नीचे रखे सरफेस पर क्या होता है, जैसे ही वो ओपेक सब्सटेंस उस लाइट के बीच में आ जाता है, तो आपकी जो शेडो है, जो छाया है, वो बन जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं छाया के लिए। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल प्रकाश सीधी रेखा में आता है और किसी ऑब्जेक्ट से जो हम उसके बीच में रखेंगे उससे टकराएगा, तो ये हो सकता है इससे रिलेट करते हुए। लाइट ट्रेवल इन अ स्पीड हाई स्पीड, देखिए स्पीड से शेडो का कोई मतलब नहीं है, तो लाइट ट्रेवल एट अ हाई स्पीड, यहाँ से शेडो बनने से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, तो ये तो बी तो बाहर होगा, और बी बाहर होगा मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। तो कहीं ना कहीं अब या तो हमारा सी डी है या ए डी है, ए हमारा सही हो रहा है। तो अब हमको देखना है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। देखिए, जो शेडो बनती है उसमें तो कलर की कोई बात ही नहीं होती, शेडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, तो ना ही आपका सी होगा, और जब सी भी नहीं होगा तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही होगा, डी और ए। लाइट सीधी रेखा में आती है और लाइट जो है वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट, जो अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है, उससे पास नहीं करती, और इसी वजह से क्या होता है, उस अपारदर्शी ऑब्जेक्ट की नीचे सरफेस पर क्या बन जाती है, शेडो बन जाती है। तो पहला और डी ऑप्शन ही रिलेट करते हैं किससे, शेडो फॉर्मेशन से। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना सॉइल वाले चैप्टर से, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। नीचे दिए गए कथनों में हमको सही कथन की पहचान करनी है। देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द क्लेड सॉइल। हमने पढ़ा है जो फाइन पार्टिकल होते हैं, जो महीन कण होते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, वो आपकी चिकनी मिट्टी में होते हैं, क्लेड सॉइल में होते हैं। और जबकि ये बोल रहा है कि जो बलुआ मृदा है, जो सैंडी सॉइल है, उसमें ज़्यादा होते हैं, तो ये वाला कथन तो आपका क्या हो जाना है, गलत हो जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट सेम इन द क्लेड सॉइल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जो बड़े कण होते हैं और महीन कण होते हैं उनकी मात्रा लगभग होती है, बिल्कुल गलत। जो चिकनी मृदा होती है उसमें महीन महीन कण होते हैं, लार्ज पार्टिकल तो उसमें होते ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया। द प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द सैंडी सॉइल, ये वाली बात गलत है। जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल में ही होते हैं, आपकी बलुआ मृदा में ही होते हैं, दुमटी में नहीं होते, तो ये वाला कथन भी यहाँ पर गलत है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो आपकी 4th स्टेटमेंट सही है। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन क्लेड सॉइल, जो चिकनी मृदा होती है उसमें जो महीन कण होते हैं उनका जो रेशो होता है वो हायर होता है देन द लोमी सॉइल। जो दुमटी मृदा होती है उससे जो चिकनी मृदा है, जो आपकी क्लेड सॉइल है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो बहुत ही महीन होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं। ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका एग्जाम में बना, फूड वाले चैप्टर से है, विटामिन से क्वेश्चन है और इस बार भी विटामिन से क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम। बस इतना देखकर ही आप समझ सकते थे यहाँ पर कि हमारा आंसर क्या होगा। विटामिन एक्स की हीनता से मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है और इसको हम बोलते हैं स्कर्वी, और स्कर्वी किसकी कमी से होता है, वो हमको विटामिन सी की कमी से होता है। इसका मतलब ये जो एक्स है वो क्या है, वो विटामिन सी है और वो हमको एकमात्र ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। एक्स जो है वो विटामिन सी है। द विटामिन असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई, वो हमारा आयरन हो जाएगा। और वो जो एक्स की कमी है उसको दूर करने के लिए कौन से फूड ज़रूरी हैं, जेड, तो वो सिट्रस फूड होते हैं जिनमें हमको विटामिन सी देखने को मिलता है। तो एक्स वाई जेड तीनों बताने थे, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। एक्स विटामिन सी है, वाई यहाँ पर आयरन है और जेड यहाँ पर सिट्रस फूड है जिनमें विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन, साइंस में जो पूछा गया। नेचर ऑफ साइंस से क्वेश्चन हर बार आता है कि विज्ञान की प्रकृति कैसी है, ये हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है नेचर ऑफ साइंस के बारे में। देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट की बात तो हो नहीं रही, तो ये ऑप्शन तो हो गया यहाँ पर बाहर। साइंटिफिक मेथड की भी बात नहीं हो रही, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया यहाँ पर बाहर। सीधा सा पूछ रहा है कि नेचर ऑफ साइंस कहता है कैसा है, विज्ञान की प्रकृति कैसा है। साइंस इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। देखिए जो विज्ञान है वो विश्वासों की प्रणाली नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे पहले बोलते थे कि 9 प्लैनेट थे लेकिन बाद में कितने प्लैनेट हो गए, 8 प्लैनेट हो गए। तो विश्वासों की प्रणाली नहीं है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तब चीज़ों को यकीन में लाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर हमने विश्वास कर लिया, नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं तब जाके चीज़ों को माना जाता है। तो बिलीव की बात नहीं होती, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की बात होती है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। साइंस इज सोशल इन नेचर, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। बिल्कुल सोसाइटी से रिलेट करती है साइंस, सोसाइटी में ही हम सारी चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें घट रही हैं और उन्हीं के बेसिस पर साइंस जो है अपना काम करती है। तो साइंस जो है बिल्कुल सोशल है नेचर में। आप जब साइंस को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कितने सोसाइटी से रिलेटेड करते हुए सब्जेक्ट आप वहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल ही आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से रिलेट कर रहा है। तो साइंस जो है वो सोशल भी होती है नेचर में। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही है। तो यही नेचर ऑफ साइंस को सही से डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना, कॉग्निटिव वैलिडिटी। वैलिडिटी को हमने अच्छे से पूरा पढ़ा है। वैधताओं के बारे में हमने जब थ्योरी पढ़ी थी, एक ही क्लास में पूरी मैंने मर्ज करके आपको कराई थी। कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस कैरिकुलम मीन्स, विज्ञान के पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता जो हमारे दिमाग से संबंधित है। तो वो कैरिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, वो कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की समझ में आ जाए। तो वही कॉग्निटिव वैलिडिटी को डिफाइन करता है साइंस में। एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार ही सामग्री का समायोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6th क्लास का बच्चा है 8th क्लास का कंटेंट रख दिया। तो कैरिकुलम साइंस में कैसा होना चाहिए, यहाँ पर कॉग्निटिव मतलब उसके मस्तिष्क से रिलेटेड बात कर रहा है, वो वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका क्या है, कैपेबिलिटी है किसकी, लर्नर की। तो शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार ही सामग्री का समायोजन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी ये भी पूछ सकता है कॉग्निटिव वैलिडिटी कैसी होती है, वो ट्रू टू द चाइल्ड होती है, लर्नर के अकॉर्डिंग ही कॉग्निटिव वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो साइंस में ये बात आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर बात हो रही है एनसीएफ 2005 की, कि अपर प्राइमरी स्टेज में जो कैरिकुलम होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए साइंस में। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है वो उसमें क्या रिकमेंड होना चाहिए। ठीक है, पहला बोल रहा है यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। बिल्कुल, अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आप डेली में बच्चा जो कर रहा है, जैसे बच्चा आ रहा था वो फिसल गया, तो आप उसको बताएंगे कि भाई वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गया जिसकी वजह से आप फिसल गए। तो इस तरह से एवरीडे जो चीज़ें कर रहे हैं उनके थ्रू ही लिंक करके हमको वहाँ पर कैरिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। ये वाली बात बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट। जो अवधारणाएं हैं वो गतिविधियों और प्रयोग द्वारा उन तक पहुंचा जाना चाहिए। बिल्कुल, गतिविधियों और प्रयोग से ही चीज़ों तक पहुंचा जाना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा भी था जब सॉइल वाला चैप्टर है, बच्चों से बोलेंगे कि आप ग्राउंड की मिट्टी उठा कर लाएं, उसको पानी में डालें और फिर देखें उनमें अलग अलग लेयर कैसे बन रही है। तो गतिविधियों के माध्यम से ही अवधारणाओं तक पहुंचा जाना चाहिए। वी पॉइंट भी बिल्कुल सही है, एनसीएफ यही रिकमेंड करता है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। डिसिप्लिन की बात यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जब बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो सीधी सी बात है वो बोलेंगे, और जब एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं
तो डिसिप्लिन वहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं होगा। और जब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं होगा तो ये सही नहीं होगा, और बी हमारा ऑप्शन सही है तो ये वाला यहाँ पर खाली ए और डी की बात कर रहा है, तो ये भी गलत। या तो आपका आप सेकंड है या आपका थर्ड है। देखते हैं डी में क्या बोल रहा है। अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट लॉ एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस, अवधारणाओं के साथ साथ नियमों और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। आप ज़रा बताइए, अभी तक मैंने 6 to 8 आपको पढ़ाया, क्या मैंने आपको कोई लॉ और सिद्धांत इंट्रोड्यूस करवाए? नहीं। जितना जैसे बताया गया है सेम उसी तरह से याद रखना है। 2005 एनसीएफ ये कहता है 6 to 8 में अभी हम लॉज और थ्योरीज़ की बात नहीं करेंगे, उनकी बात सीधा 9th में होती है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कथन सही है, जो करिकुलम में होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, वो सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी। याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट लॉ थ्योरी नीड टू बी इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। जो जब भी आप अवधारणा बता रहे हैं तो उसमें लॉ और थ्योरी को बताना ज़रूरी है, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए उनको बता सकते हैं, बट देखिए जैसे मैंने आपको अभी तक 8th क्लास में कोई भी लॉस थ्योरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। जैसे हमने फोर्स और प्रेशर पढ़ा, तो हमने अभी उसमें गति के नियम नहीं पढ़े जो न्यूटन ने बताए हैं, वो हमको 9th क्लास में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करिएगा एग्जाम में कि किस तरह की चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं और किस तरह से हम उनको कनेक्ट करेंगे। तो डी यहाँ पर सही नहीं है, ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही है। और ये मैंने बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जो सीटेट 2020 की आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारे आंसर बताए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट साइंस। साइंस के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। साइंटिस्ट रिले हैविली ऑन द इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। बिल्कुल सीटेट वालों ने यही ऑप्शन बिल्कुल सही माना है। जो वैज्ञानिक होते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पनाओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। देखिए वो सोचते हैं अच्छा ये चीज़ ऐसे हो सकती है, फिर उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं, तभी तो वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करके फिर लॉस तक पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही माना है सीटेट वालों ने, और यही सही है। बाकी ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड नहीं अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था, तब यहाँ पर ये होता, ये गलत है। व्हेन अ थ्योरी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। देखिए जब एविडेंस के थ्रू वो सपोर्ट करी जाती है तो वो लॉ बन जाती नहीं, जब तक उस पर एक्सपेरिमेंटली उसको नहीं दिखा के बताया जाएगा कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, तब वो लॉ बनती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सबूतों के माध्यम से उसको नियम बना दिया, सबूतों के तथ्य पर नहीं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर कर ही वो लॉ बनेगी। तो ये वाला बात भी गलत है। इन टाइम साइंस विल एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सोसाइटी प्रॉब्लम। सोसाइटी प्रॉब्लम को साइंस सॉल्व नहीं करेगी, तो ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर साइंस से रिलेट नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ईशू वॉज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट फॉर अ वीक। ईशू को एक सप्ताह के लिए मौसम रिपोर्ट को एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। आइडेंटिफाई वेयर इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट इंडिकेटर गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए जो आकलन संकेतन हैं उनसे पहचानना है कि इशू जो है वो कहाँ गलत हो गई। शी टेबुलेट डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट एवरी डे। बिल्कुल जब उसको एक ऐसा टास्क दिया गया है तो वो क्या कर रही है, हर रोज़ एक वेबसाइट से आंकड़े जो है वो क्या कर रही है, सारणीबद्ध कर रही है कि रोज़ का टेम्परेचर क्या है। तो पूरी वेदर रिपोर्ट जो है वो एक वेबसाइट को फॉलो कर कर अपना जो रिपोर्ट है उसको बना रही है। शी अराइव्स एट कंक्लूजन दैट रेन मे और मे नॉट बी टेक प्लेस इन द कमिंग वीक। बिल्कुल जब वो पूरा डेटा कलेक्ट कर लेगी तो वो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगी, लेकिन हाँ वो परिणाम पर पहुंची है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल इस तरह का जो कंक्लूजन है वो उसको मिल सकता है डेटा से। शी कंक्लूड दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रेन। ये यहाँ पर गलत है। देखिए हमने पढ़ा होता है नॉर्मली कि जो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर रेनफॉल के चांसेस बढ़ते हैं, और उसने यही निष्कर्ष यही कंक्लूजन गलत निकाल लिया है कि जो ह्यूमिडिटी घटने पर वर्षा के चांसेस जो है, संभावना जो है वो बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। होता कैसे है कि ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तभी हमारी जो रेनफॉल है उसके चांसेस भी बढ़ते हैं, और इसने डिक्रीज ह्यूमिडिटी के साथ बोल दिया है कि वर्षा के चांसेस बढ़ेंगे, तो ये उसने सही कंक्लूड नहीं किया है, तो यही यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, बाकी भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन, सी अंडरस्टैंड दैट रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेरीज एवरीडे। बिल्कुल वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो सीमा है वो प्रतिदिन भिन्न होती है, ये हम भी देखते हैं। तो ये तो उसने सही कंक्लूड किया है, उसने बस यही जो निष्कर्ष है वो गलत निकाल लिया और हमको गलत ही बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप इन लर्नर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। देखिए बच्चे में गैप आ गया है, बच्चा जैसे टॉपर था, मतलब ये कहेंगे बच्चा गुड था और कुछ समय के बाद वो वीक सा हो गया, तो उसके बीच में जो ये कॉन्सेप्चुअल गैप आ गया है उसको टीचर कैसे समझेगा। देखिए एक क्विज ऑर्गेनाइज कर देगा उससे नहीं समझ पाएगा टीचर, क्योंकि क्विज में बच्चे का जो गैप आया इतने लंबे समय तक वो टीचर एक क्विज के माध्यम से नहीं समझ सकता, तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर बेकार है। ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल को ऑब्जर्व कर कर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस टाइम प्रैक्टिकल स्किल ऑब्जर्व कर रहे हो उस समय हो सकता है बच्चा अच्छा परफॉर्म कर दे, लेकिन जो बच्चे की कमी है बहुत लंबे समय तक आ रही है, उसको आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए होगा जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें लंबे समय तक की देख पाएँ, या तो उसका कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए, है ना। उस तरह की चीज़ों से क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल गैप को आप समझ सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, देखिए टीचर अवधारणा मानचित्र कर देता है बच्चे का और फिर दूसरा टीचर उसको देखकर समझ सकता है उसके कॉन्सेप्चुअल गैप को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी होमवर्क गिविंग रेगुलरली, होमवर्क तो आपको पता है ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया आपका, चाहे आपका पोर्टफोलियो हो गया, उनके थ्रू क्या है कॉन्सेप्चुअल गैप जो है लर्नर में वो जो है पता लग सकता है। वही यहाँ पर उपयोगी जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी अगर हमको कॉन्सेप्चुअल गैप को अंडरस्टैंड करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। बाकी मैं बोल रही हूँ जो रात को पेडागोजी की क्रीमर वीडियो आएगी वो ज़रूर देखनी है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका एग्जाम में पूछा गया, टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं सिवाय एक को छोड़कर। वो कौन सा होगा ये हमको पहचाना है कि जिसको हम नहीं अपनाएंगे बाकी सबको हम अपनाएंगे। यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड एनकरेज योर स्टूडेंट टू डू सो, बिल्कुल लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करेंगे और शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है। बी माइंडफुल दैट गर्ल ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम, ये तो बिल्कुल गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये बोलेंगे कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, इससे तो बॉयज़ के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। हमको इस तरह से लड़कियों को एनकरेज करना है कि जो समावेश है वो क्लास में बना रहे, तो यही यहाँ पर गलत होगा कि इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे कि आप लड़कियों को हावी कर देंगे, हमेशा उन्हें ही प्रोत्साहित करेंगे, तो इससे जो बॉयज़ हैं वो डीमोटिवेट हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर हम नहीं अपनाएंगे। बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर सही होंगे। इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम, वुमेन साइंटिस्ट को बुलाएंगे जिससे लड़कियाँ हो क्या होंगी, एनकरेज होंगी, देखेंगी अच्छा भाई ये साइंटिस्ट बन गई हैं तो हमको भी काम करना चाहिए। एंगेज स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग मिथ एंड स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस, देखिए हमको जो स्टीरियोटाइप अप्रोच होती है, जैसे लड़कियाँ जो होती हैं वो सिर्फ खाना बनाती हैं, वो गाड़ी वगैरह नहीं चला सकती, तो ये जो विज्ञान के बारे में जो मिथ हैं और जो रूढ़ियाँ हैं उनकी जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ेंगे, बच्चों को बताएंगे नहीं ऐसा नहीं है, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, तो इस तरह से हम लड़कियों को भी एनकरेज वहाँ पर कर सकते हैं। तो सेकंड को छोड़कर बाकी सब सही है, तो यही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो एग्जाम में पूछा गया, साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन बिकॉज, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि देखिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन मतलब क्या, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर बच्चे वहाँ पर सोचें। जैसे अगर हम उनसे बोलेंगे पृथ्वी सन का चक्कर नहीं लगाए तो क्या होगा, मून अगर अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ पर बच्चे अलग अलग आंसर देंगे वो आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, और साइंस में इन्हीं का रोल होता है और इन्हीं को ही हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आपका कहते हैं। इट स्टूमुलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल ये गहन सोच को प्रोत्साहित करती है। जब आप बच्चे से ऐसा पूछ रहे हैं कि अच्छा पृथ्वी जो है वो अर्थ जो है वो सन का चक्कर नहीं लगाएगी, तो बच्चा उसमें गहन सोच करेगा, बिल्कुल ये इस चीज़ को प्रमोट करेगी, तो ये बात तो सही है। इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर की यहाँ पर कोई बात नहीं होती, यहाँ पर इनका कोई आंसर ही नहीं है, बस हम बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि बच्चे नए नए आइडिया वहाँ पर सोचे, तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात नहीं होती डाइवर्जेंट क्वेश्चन में, तो ये वाली पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी गलत है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन गलत। अब देखते हैं, इट हेल्प डेवलप थिंकिंग स्ट्रैटेजीज, यह सोचने की युक्ति को विकसित करता है, बिल्कुल बच्चा सोचता है, जब हमको ऐसा क्वेश्चन देंगे तो वो अलग अलग तरह की चीज़ें सोचेगा, तो सी भी सही है, और जब सी भी सही है इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि केवल ये तो फिर होगा नहीं, तो इस तरह की अप्रोच भी रखेंगे, ऑप्शंस को देखते जाएं और फिर आप अपना मिलान करते जाएं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। बी को छोड़ के इसका मतलब सारे पॉइंट यहाँ पर सही है। इट हेल्प इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन द लर्नर, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार
के आकलन में सहायता करता है। बिल्कुल जो क्रिएटिव बिहेवियर है लर्नर में उसको एसेस करने में मदद करता है। जो आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें हम पहचान पाएंगे, कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे अच्छे आंसर वहाँ पर देंगे कि सर ऐसे हो सकता है, तो वो चीज़ वहाँ पर होती है। तो A C D यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया। यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लास प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व लर्नर इन, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्यतम रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। कैसे? मतलब एक टीचर आता है क्लास में डेमो करता है, तो बताइए बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं। बच्चे वहाँ पर विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग वहाँ पर कर रहे हैं। वो दृश्य देख रहे हैं जो टीचर वहाँ पर कर रही है, और साथ में वो सुन रहे हैं जो टीचर वहाँ पर बोल रही है। वो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, बाकी वहाँ पर वो गति बोधन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ भी बच्चे एक्टिविटी खुद से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेमो टीचर कर रही है। सिर्फ बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे किस तरह से शामिल हैं? बच्चे ऑप्शन ए के रूप में शामिल हैं। बच्चे यहाँ पर दृश्य और श्रवण जो है वो सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से रिलेट करते हुए क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में। गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। आप एक घनत्व की अवधारणा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षक के लिए जांच उपागम का उपयोग करते हुए अपनी विज्ञान कक्षा में के लिए एक नियोजन का क्रम दें। हम देखिए बच्चे को हम डेंसिटी पढ़ाना चाहते हैं, घनत्व पढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह की अप्रोच के साथ, किस तरह के स्टेप्स से हम बच्चों को समझाएंगे, वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले हम बच्चों से क्या कहेंगे कि अलाउ द स्टूडेंट टू प्ले विद वाटर इन टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि शिक्षार्थियों से कहेंगे कि विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। वहाँ पर बच्चे क्या होगा, इन्वॉल्व होंगे, और जब वो इन्वॉल्व होंगे तो वो देखेंगे कुछ वस्तु पानी में डूब जाएंगी, कुछ वस्तु पानी में नहीं डूबेंगी। तो कहीं ना कहीं उनको जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, घनत्व का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में रिलेट करने लगेगा। ऐसी तो हमें बच्चों को पढ़ाना है, अवधारणाओं को एक्टिविटीज़ के थ्रू कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को पानी से खेलने के लिए बोलेंगे और उनको बोलेंगे पानी में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप डालिए। तो जब वो इस तरह का करेंगे तो वो देखेंगे कुछ पानी में डूब जाएंगे, कुछ पानी में नहीं डूबेंगे। अलाउ स्टूडेंट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक। शिक्षार्थियों को तैरती और डूबने वाली वस्तु के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए हम बोलेंगे। फिर हम उनसे बोलेंगे अच्छा बच्चों लिख के लाओ कि कौन कौन सी चीज़ें पानी में डूब रही है, जैसे पत्थर डूब जाएगा, पेपर जो है वो पानी में तैर रहा है। तो इस तरह से बच्चों से बोला जाएगा, तो वहाँ पर बच्चे समझेंगे अच्छा डेंसिटी का कोई कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर घनत्व की वजह से क्या कुछ ऐसा होता है। तो इस तरह की अप्रोच से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले हमने उनको खेलने के लिए बोला, फिर हमने उनको बोला कि अब आप लेकर आओ, लिख कर लाओ कि कौन से ऑब्जेक्ट वहाँ पर सिंक कर रहे हैं या कौन से फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे हम, आस्क स्टूडेंट टू डिज़ाइन अ स्मॉल बोट, एक नाव तैयार करें दैट कैन कैरी 1 kg ऑफ वेट। उसके बाद हम इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर बच्चों से करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने बी करा, फिर हमने बच्चे से ए करवाया और उसके बाद हमने सी करवाया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना गया। ये हमारा थ्योरी का क्वेश्चन है। वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड वाई बी। वाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वाई क्या होता है, सीधी सी बात है, वो आपका कॉस्कुटा होता है, जिसे हम अमरबेल होते हैं। ये पैरासाइट होते हैं, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये खाना खुद से नहीं बना सकते। बाकी जो एल्गी, पिचर प्लांट और मैपल ट्री है, ये खुद से ऑटोट्रॉप होते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। वाई क्या है, वाई कौन सा प्लांट है, वाई आपका कॉस्कुटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी आपने कर रखी है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है और पहला ही हमको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वृद्धांत होती है, वो वाइडर होती है, बिल्कुल वो चौड़ी ज़्यादा होती है, और शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। बिल्कुल जो वृद्धांत होती है वो शुद्धांत की अपेक्षा चौड़ी तो होती है लेकिन छोटी होती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर सही है, बाकी सारे इसका मतलब यहाँ पर गलत है। देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल गलत है, ये तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये वाला भी गलत। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, ये हमने थ्योरी में सब कुछ पढ़ रखा है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, कौन सा कथन सही था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या बोल रहा है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ आर कॉल्ड एज कैटरपिलर। देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर ही जब हमने अपनी क्लास शुरू की थी, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही हमने ये सब पूरा अच्छे से वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। और अगर आपके नोट्स हैं और आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। रेशम कीट के लार्वा को ही हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। द प्यूपा डेवलप्ड इनटू कैटरपिलर, ये बात यहाँ पर गलत है। हमने क्या पढ़ा था, जो प्यूपा की स्टेज होती है वो कैटरपिलर के बाद में आती है, और ये बोल रहा है प्यूपा जो होता है वो कैटरपिलर में डेवलप करता है। नहीं, कैटरपिलर के बाद प्यूपा आता है। कैटरपिलर खूब खाता पीता है और फिर वो प्यूपा की स्टेज में आता है और फिर अपने ऊपर क्या करता है, ककून की कवरिंग कर लेता है, एक जो प्रोटीन जो फाइबर है वो अपना सीक्रेट करना शुरू कर देता है। तो प्यूपा डेवलप इनटू कैटरपिलर नहीं होता, कैटरपिलर के बाद प्यूपा की स्टेज आती है। तो यही कथन यहाँ पर सही नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड ही यहाँ पर आपका आंसर होगा। बाकी सिल्क फाइबर आर प्रोटीन सीक्रेटेड बाय कैटरपिलर, बिल्कुल जो सिल्क फाइबर होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो सीक्रेट करता है कौन, आपका कैटरपिलर। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मोथ, बिल्कुल जो रेशम कीट के ककून से ही हमको रेशम का धागा जो है वो प्राप्त होता है। ये हमने पूरा प्रोसेस वहाँ पर पढ़ा है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत है। इस तरह से ये लास्ट में अब हमने क्या देखा, अपना पूरा सीटेट 2020 का पूरा डिटेल में पेपर देखा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें, क्योंकि आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास आएंगी। रात को पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आएगी, बहुत छोटी सी क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगी जो एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और एक आपकी टॉप 50 की क्लास भी आज आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आज 3 क्लास आएंगी, एक तो ये प्रीवियस ईयर की होगी, एक टॉप 50 की क्लास आ जाएगी और एक आपकी रात में पेडागोजी की क्लास आएगी। ठीक है, और अपना आप पढ़ते रहें अच्छे से।